मित्रों, आजकल आप सब देख रहे होंगे कि भारतीय करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर होती गई है। हालांकि अगर हम 1947 की बात करें, आजादी से पहले की बात करें, तो भारतीय करेंसी यूएस डॉलर के बराबर थी। मतलब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1 रुपया था। लेकिन 1947 के बाद इसमें गिरावट हुई है। खास करके 1990 के बाद इसकी गिरावट में और तेजी आई है। इसकी गिरावट को देखते हुए जब विपक्षी दलों ने सरकार से इस पे जवाब मांगा, तो आपको याद होगा कि भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का बयान काफी सुर्खियां बटोरा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसे भारतीय रुपए की गिरावट के रूप में नहीं देख रही हूं, बल्कि यूएस डॉलर को मजबूत होने के रूप में देख रही हूं। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था ये क्या बात हुई, ये तो वही बात हुई ना कि हम हार नहीं रहे हैं, सामने वाला जीत रहा है, तो बात तो एक ही हुई। तो मित्रों, स्वाभाविक सा ये सवाल मन में उठता है कि आखिर इस रुपये के वैल्यू को कंट्रोल कौन करता है? क्या आरबीआई कंट्रोल करता है? क्या आरबीआई जैसे रेपो रेट को बढ़ाता है, क्या अपने करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकता है? जवाब साफ है, नहीं। आरबीआई हो या कोई और संगठन हो, कोई संस्था हो या सरकार हो, अपने रुपये के वैल्यू को किसी दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू के अगेंस्ट में बढ़ा घटा नहीं सकता है। हालांकि 1990 के पहले, 1990 के पहले ऐसा रिजर्व बैंक और भारतीय सरकार किया करती थी, क्योंकि उस समय भारतीय मुद्रा अन्य देशों की मुद्रा के बास्केट के साथ में पैक्ड थी। इस पैक्ड का मतलब होता है कि एक रेंज तक हम अपने वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि हमने इसे छोड़ा ही क्यों कि हम आज गिर रहे हैं? इसका आंसर यह है कि उस कंडीशन में हम स्वायत्त रूप से, ऑटोनोमस रूप में मौद्रिक पॉलिसी को नहीं बना सकते थे, और देश के विकास के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन लेना, उसको एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत थी। और यही कारण था कि सरकार ने उस बास्केट से पैक्ड हटा दिया था इंडियन करेंसी का। और जैसे ही हटाया, रुपए की वैल्यू तेजी से गिरी, लोगों ने डॉलर अधिक से अधिक खरीद लिए। अब भारत के पास में डॉलर की बड़ी कमी हो गई, तो फिर से उस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को जो रिजर्व बैंक 1990 के पहले कर रहा था, उसको नहीं कर पाया। और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन की बात आ गई, जिसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत थी मॉनेटरी पॉलिसी में। ओपन मार्केट में हम आ गए थे, हमने विश्व के लिए दरवाजे खोल दिए थे। इसलिए भारत को मजबूरी तरह रूप में ही एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को छोड़ना पड़ा और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाना पड़ा, जिसके तहत आज इस अपनी करेंसी की वैल्यू आगे पीछे होती रहती है। तो अब स्वाभाविक से सवाल है कि आखिर ये एक्सचेंज रेट को तय कौन करता है? सच्चाई यह है कि एक्सचेंज रेट के तय करने के कई सारे कारक हैं। महंगाई भी हो सकती है, ब्याज दर भी हो सकता है, चालू खाता में घाटा भी हो सकता है, या गोल्ड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसका मांग और पूर्ति। हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु की अगर डिमांड ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा, वैल्यू कम होगी। तो आज के समय में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अमेरिकी डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए अमेरिकी डॉलर का वैल्यू ज्यादा है। और ये कैसे होता है, उसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि हम भारतीय जितना एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें वहां पे डॉलर के रूप में उसके मूल्य चुकाना होता है। हम अपने भारतीय करेंसी से डॉलर खरीदते हैं। क्योंकि इंपोर्ट हमारा ज्यादा है तो हमें डॉलर अधिक जरूरत पड़ती है, मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है।
और डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। ये सिर्फ यूएस डॉलर के साथ नहीं है, हर देश की करेंसी के साथ यही नीति अपनाई जाती है। उसके डिमांड के हिसाब से उसका वैल्यू होता है। एक और उदाहरण ले लें नेपाल और भारत का, तो नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से कमजोर है, उसका वैल्यू कम है। कारण क्या है? वही कारण है, सेम कारण है कि नेपाल जितना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा यहां से इंपोर्ट करता है, इसलिए उसको भारतीय करेंसी की जरूरत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि भारतीय करेंसी की वैल्यू नेपाली करेंसी से ज्यादा है। इसके अलावा एक कारण और भी है। आप ये बताइए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर दर बढ़ा दिया जाए तो आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर ब्याज दर बढ़ जाए तो आप पैसे वहीं पे लगाएंगे। आज अमेरिका यही कर रहा है, अपने ब्याज दर को बढ़ा रहा है और ब्याज दर के बढ़ाने से इन्वेस्टर्स अलग अलग देशों से जहां वो पैसे लगाए होते हैं वहां से निकाल करके यूएस पे लगा रहे हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। यही कहना था निर्मला सीतारमण जी का। आज यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर रहा है। यह भी एक कारण है क्योंकि इसके तहत वो इन्वेस्टर को रोकना चाहता है कि यहां से पैसे निकाल करके इन्वेस्टर्स दूसरे जगह नहीं चले जाए, हमारी इकोनॉमी डगमगा न जाए। तो साफ है ना कि जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा, हम अमेरिका को अधिक सामान भेजेंगे यहाँ से, अन्य देशों को सामान ज्यादा यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, उस कंडीशन में हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एक्सचेंज रेट किसी भी करेंसी के अगेंस्ट में तय कैसे होता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जाते जाते आपको बता दूं जो हर आदमी के मन में होता है कि आखिर ये एक्सचेंज रेट अगर एक ही है तो एक ही देश में अलग अलग एक्सचेंज रेट क्यों लागू हो जाता है? जब भी आप जाते हैं किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो आप वहां एक करेंसी खरीदते हैं। उसके लिए आप किसी बैंक के पास आते हैं, किसी वित्तीय संस्था के पास आते हैं, वहां से अपने रुपये को या अपनी करेंसी को देते हैं और वहां की करेंसी को खरीदते हैं, लेकिन अलग अलग पैसे चुकाने पड़ते हैं। कारण क्या है इसका? इसका एकमात्र कारण है उस बैंक की, उस वित्तीय संस्था की अपनी पॉलिसी, जिसमें उसके सर्विस चार्जेस होते हैं या कोई अन्य चार्जेस लगते हैं, जिसके कारण आप अलग अलग बैंकों में आप अलग अलग रेट से अपने मुद्रा को वहां देख करके वहां की मुद्रा को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का इंफॉर्मेशन कि आखिर रुपये का वैल्यू या डॉलर का वैल्यू कौन तय करता है? मिलता हूं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।